एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि कल हमने क्लास 12 में जो क्रैश कोर्स कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ के लिए, उसमें चैप्टर सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट किया। तो आज बारी है चैप्टर थर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ने की। तो इसको शुरू करने से पहले हम कोई छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए। क्या हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए मैनेजमेंट और जो वर्कर्स हैं उनको हार्मनी रखनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बिजनेस की ग्रोथ उसके मैनेजर और वर्कर्स पे ही डिपेंड करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो चीज़ें बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को इफ़ेक्ट करती हैं, और इसी को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में लें तो इसका मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करने वाली कोई चीज़ जो उसके कंट्रोल के बाहर हो। लाइक सपोज यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिए हैं डीमोनेटाइजेशन और कोविड-19। कोविड-19 का अगर हम एग्जांपल लें, इंडस्ट्रीज जो थी वो अच्छे खासे से चल रही थी। अचानक से चाइना से आ गया कोरोना वायरस आया तो इससे हमारी कंट्री में हो गया लॉकडाउन। अब लॉकडाउन हुआ तो जो इंडस्ट्रीज थी वो भी ऑब्वियसली शट डाउन हो गई। अब अगर वो शट डाउन हुई तो उन्हें क्या हुआ? लॉस। तो ये जो लॉस हुआ, क्या वो उन्हें इस वजह से आया कि उनकी मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में हार्मनी नहीं थी? नहीं ना, ऐसा तो नहीं है ना। बल्कि उनको जो लॉस हुआ वो हुआ कोविड-19, जो उनके एनवायरनमेंट में एक सिचुएशन आई, उनके सराउंडिंग्स में, उनकी कंट्री में, उनके काम करने की जगह पे एक सिचुएशन आई जिसकी वजह से उन्हें लॉस हुआ। और ये जो सिचुएशन आई इसको हम कहेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द टोटलिटी ऑफ, मतलब ऑल या फिर सम ऑफ इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो पर्सन होते हैं, इंस्टीट्यूशन, कोई अदर कॉम्पिटिटर या कोई एजेंसी, एंड अदर फोर्सेस में कुछ भी आ सकते हैं लाइक कोविड-19, दैट आर आउटसाइड अ बिजनेस, मतलब वो बिजनेस के बाहर है। बिजनेस का उनसे कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस का उन पे कोई कंट्रोल नहीं है, बट मे अफेक्ट इट। लेकिन फिर भी ये जो फोर्सेस, इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस हैं वो बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं। जैसे कोविड-19 का इंडिया में जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उससे कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन फिर भी कोविड-19 ने उसे अफेक्ट किया और उस कंपनी को लॉस हुआ। वैसे ही हमारा दूसरा एग्जाम्पल है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन किसी ने भी नहीं सोचा था कि होगा, सब कुछ बढ़िया चल रहा था 500,000 के नोटों के साथ, अचानक से आ गई डीमोनेटाइजेशन। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो ओनर्स थे, उनके पास जो पैसा वो तो खराब हो गया, तो अब वो जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ से मैन्युफैक्चर करें, उनके पास जो करेंसी वो तो इनवैलिड हो गई। इसकी वजह से भी उन्हें हुआ लॉस। अब ऐसा नहीं है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं उससे हमेशा इंडस्ट्रीज़ को लॉस ही हो, ऐसा नहीं है। ऐसा भी होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आए उससे इंडस्ट्रीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट भी हो सकते हैं। ओके, तो अभी हमने पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके लिए जो मेमोरी टेक्निक है वो है डिस्टर्ब सी, मतलब जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो सी को डिस्टर्ब कर देता है। अब हम इसके एक एक निमोनिक को पूरा खोल के अच्छे से पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स के हमारे पास 7 पॉइंट है। इसमें जो बी है वो बस वर्ड को कंप्लीट करने के लिए है। इसका न्यूमोनिक है डिस्टर्ब सी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डायनामिक नेचर। डायनामिक का मतलब हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था मैनेजमेंट में कि दैट डायनामिक मीन्स कीप ऑन चेंजिंग, मतलब जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो इतने टाइम पीरियड के लिए फिक्स रहेगा या इतने टाइम पीरियड के लिए उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, या इस टाइम पीरियड में ही सारे चेंजेस आएंगे। इट कैन
change at any time, anywhere. Okay, so that's why it is called dynamic in nature. Next है interrelated. इंटररिलेटेड का मतलब क्या है, बिजनेस और जो एनवायरनमेंट बिजनेस को सराउंड करता है वो दोनों इंटररिलेटेड है। कैसे? लाइक सपोज जो हॉस्पिटल्स थे उनमें पहले बहुत पेशेंट आया करते थे, ओके, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट ने प्रॉपर सैनिटेशन वगैरह फैसिलिटीज़ स्टार्ट की, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, जिससे जो सैनिटेशन प्रॉब्लम्स थी या सैनिटेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स डिजीज़ेज होती थी वो कम हो गई, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स में लोग जाने कम हो गए, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स कम पहुंचने लगे। तो इससे जो हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे पेशेंट्स का नंबर कम हो गया। तो क्या हम उसे कह सकते हैं कि वो भी हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट था, जिसमें सैनिटेशन फैसिलिटी इंट्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में कम पेशेंट आने लगे। सो दिस इज़ कॉल्ड इंटररिलेटेड। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। लाइक सपोज पहले जो सारे इंडिविजुअल्स थे वो पेप्सी कोला वगैरह प्रेफर करते थे ज़्यादा, तो उनकी सेल बहुत होती थी, लेकिन फिर उसके बाद आ गए फ्रूट जूस वगैरह, या फिर लोग अवेयर होने लगे कि इनमें बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड शुगर वगैरह होती हैं, तो लोगों ने इसको यूज़ करना कम कर दिया, फेंटा, कोला, स्प्राइट वगैरह को। तो इससे जो इनकी कंपनीज थी इनकी जो सेल्स थी वो डाउन हो गई। अब इनकी सेल्स किस वजह से डाउन हुई? ऑब्वियसली लोगों के बीच में जो अवेयरनेस आई और उनके जो कॉम्पिटिटर्स हुए, न्यू कॉम्पिटिटर्स हुए, तो ये सब कुछ इंटर रिलेटेड होता है। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट की करेक्टरिस्टिक में इंटर रिलेटेड भी एक पॉइंट है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि देयर मे बी एनी इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और फोर्स दैट मे अफेक्ट अ बिजनेस। अब इसमें जो फोर्स होते हैं वो स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और जनरल भी हो सकते हैं। मतलब स्पेसिफिक का मतलब कि कोई ऐसा चेंज जिसकी वजह से सिर्फ एक ही टाइप की इंडस्ट्री को अफेक्ट हो, लेकिन जनरल जैसे कि हर टाइप की इंडस्ट्री को अफेक्ट हो। लाइक सपोज डीमोनेटाइजेशन हुआ मनी करेंसी को लेकर। करेंसी हर एक इंडस्ट्री यूज़ करती है, तो उससे हर एक इंडस्ट्री को लॉस हुआ या इफेक्ट हुआ, तो वो होगी हमारी जनरल फोर्स। लेकिन सपोज एक कंपनी के जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने उस कंपनी में फर्दर इन्वेस्ट करने से मना कर दिया, तो वो उस कंपनी को ही अफेक्ट करेगा जिसकी इन्वेस्टर्स ने मना किया है, ना कि दूसरी कंपनी को। सो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। इसको हमने बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन में भी पढ़ा था, फर्स्ट वर्ड, टोटलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड फोर्सेस दैट अफेक्ट अ बिजनेस। मतलब एनवायरनमेंट, बिजनेस का जो सराउंडिंग है, बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है, उसमें किसी भी प्रकार का हर एक चीज़, हर एक फोर्स आती है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में वो बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट है अनसर्टेनिटी। अब हमने पढ़ा कि इट इज़ डायनामिक इन नेचर, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब क्या चेंज आएगा, इसीलिए इसे अनसर्टेन कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है कि हर कंट्री, हर रीजन के हिसाब से, हर इंडस्ट्री के हिसाब से, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होता है। लाइक सपोज कोई क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसके लिए उसके एनवायरनमेंट में क्या आएंगे? रॉ मटेरियल जहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस होते हैं, या वो जहाँ से जिस प्रकार की मशीनें को अपने पास लेता है, या फिर किस टाइप के कस्टमर्स को वो सेल करता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ लें कोई ऑटोमोबाइल कंपनी, तो उसके लिए उसका एनवायरनमेंट अलग होगा। उसमें क्या एनवायरनमेंट होगा उसका कि टेक्नोलॉजी में क्या अपग्रेडेशन आ रही है, मेरे कॉम्पिटिटर ने क्या न्यू चीज़ लॉन्च की जिसे मुझे ओवरकम करना है। सो दैट्स वाई इट इज़ रिलेटिव इन नेचर, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। लास्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी। अब हमने पढ़ा कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है और अनसर्टेन है, मतलब उसको हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, चाहे कितना ही प्रिडिक्ट कर लो
ज़रूरी नहीं कि वो होके ही रहेगा, इसीलिए इट इज़ कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। अब हम इसको एक बार फिर से क्विक रिवाइज करते हैं। ये सारे पॉइंट्स थे बिजनेस एनवायरनमेंट की करेक्टरिस्टिक्स के। डिस्टर्ब सी, डी से डायनामिक नेचर मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग, आई से इंटर रिलेटेड मतलब एक दूसरे को अफेक्ट करते रहते हैं, एस से था स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में स्पेसिफिक फोर्स भी हो सकती है और जनरल फोर्स भी हो सकती है। टी से था टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में हर एक तरीके की फोर्स आ जाती है। यू से था अनसर्टेनिटी, इट कीप्स ऑन चेंजिंग सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिविटी मतलब इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। एंड सी से था कॉम्प्लेक्सिटी, just because we cannot predict it and it is very much complicated in nature, it's called complexity. Disturb C, business environment की characteristics. तो अभी हमने पढ़ी characteristics of business environment जिसकी शॉर्ट फॉर्म थी disturb C. अब हम पढ़ने वाले हैं importance of business environment मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट का किसी भी बिजनेस के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सपोज एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कीप ऑन सर्च लाइक दे कीप ऑन रिसर्चिंग कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंज आने वाले हैं या क्या चेंज आ सकते हैं। दे कीप ऑन प्रिडिक्टिंग। अगर उन्होंने लाइक सपोज एक कंपनी है, उन्होंने प्रिडिक्ट किया, ऑटोमोबाइल कंपनी है, उन्होंने देखा कि 4G अच्छा चल रहा है तो पक्का ऐसा तो है कि 5G तो आएगा ही आएगा, तो क्यों ना हम इस अपॉर्चुनिटी को पहले ही ग्रैब कर ले और हम सबसे पहले 5G मार्केट में लॉन्च कर दें। अगर हम सबसे पहले 5G मार्केट में लॉन्च करेंगे तो जो यूज़र्स 5G लेना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले हमारे पास ही आना पड़ेगा क्योंकि उनके पास उस टाइम और कोई ऑप्शन नहीं होगा। एंड दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब अगर तुम सबसे पहले प्रोडक्ट या सबसे पहले अपने आइडिया को लॉन्च कर देते हो तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट तुम्हें ही होगा क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा। और ये हमने कैसे प्रिडिक्ट किया? बिजनेस एनवायरनमेंट को देखा, हमारे आसपास क्या चेंजेस आ रहे हैं उनको देखा, प्रिडिक्ट किया आगे क्या हो सकता है। अपॉर्चुनिटी अगर हमें दिखी कि हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल हो सकता है तो उसको तभी ग्रैब कर लिया और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले ली। नेक्स्ट है हेल्प आइडेंटिफाई द थ्रेट्स। अब इस पॉइंट को हम लिंक करते हैं कोरोना वायरस या कोविड-19 से। सपोज जो कुछ कंपनीज थी वो बाहर भी ओवरसीज़ अपनी ब्रांचेस को रन कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि कुछ कंट्रीज़ में कोविड-19 ज़्यादा हो रहा है, तो उन्होंने वहाँ पे तो ऑब्वियसली उन्हें शट करनी पड़ी। लेकिन उन्होंने उस टाइम 2-3 महीने पहले देखा कि इंडिया में अभी इतना कोविड-19 पैंडमिक नहीं है, लेकिन ये जल्द ही यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये उनकी कंपनी के लिए थ्रेट हुआ कि यहाँ की ब्रांचेस भी उनके लिए बंद हो जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया कि जो अपनी सारी ऑपरेशंस थे उनको या तो वर्क फ्रॉम होम पहले ही दे दिया या फिर उनके लिए कोई अदर टेक्निक ढूंढ ली कि उनका काम या उनके ऑपरेशन बंद ना हो। तो ये क्या था, इसको हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो फ्यूचर में आगे आने वाला थ्रेट था उसको पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया और अपनी कंपनी को बचा लिया उस थ्रेट से, उस लॉस को होने से। तो नेक्स्ट पॉइंट है टैपिंग ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज। अब हमने सेकेंड पॉइंट में देखा कि जो वो कंपनी थी उसने आधे एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम दे दिया या फिर कुछ एम्प्लॉयज़ को कह दिया कि तुम ऐसे काम करना। अब नेक्स्ट पॉइंट को भी हम इसी स्टोरी से लिंक करते हैं, टैपिंग ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज। अब उसी ऑर्गेनाइजेशन ने देखा कि यार इस कंट्री से हमें ये रॉ मटेरियल मिलता है, लेकिन यहाँ पे कोविड-19 का जो पैंडेमिक है वो बहुत जल्दी बढ़ रहा है, तो वहाँ पे मेरी ब्रांचेस बंद हो जाएंगी, तो इससे पहले ही मुझे वहाँ से अपना रॉ मटेरियल मंगा लेना चाहिए, वरना मेरी जो दूसरी कंट्री में ब्रांचेस रन कर रही हैं उन्हें भी शट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा।
तो उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी में ज़्यादा क्वांटिटी में उस कंट्री से रॉ मटेरियल दूसरी कंट्री में मंगा लिया, जिससे अगर उस कंट्री में लॉकडाउन हुआ भी तो उसके ऑपरेशन को जो दूसरी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उन्हें कोई इफेक्ट नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड टैपिंग ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज, मतलब समय रहते जो रिसोर्सेज जितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, अगर हमें पता है कि आगे वो ख़त्म होने वाली हैं तो उनको अभी कलेक्ट कर लो, या फिर अगर हमें पता है कि आगे ये रिसोर्स अबेंडेंट में अवेलेबल होने वाली है तो अभी उसे मत लो, क्योंकि आगे वो तुम्हें चीप रेट में मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कोप विद रैपिड चेंजेस। अब हम इसको लाइक सपोज हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट किया कोरोना वायरस आ रहा है, कोविड-19 बहुत जल्दी फैल रहा है क्रॉस द ग्लोब, तो ये हमारी कंट्री में भी ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। तो हमें पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लेने चाहिए जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारे बिजनेस को कोविड-19 से इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो। अगर हमने सपोज पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए होते तो हमारे कंट्री में कोविड-19 इतने ज़्यादा फैलता ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है असिस्ट इन प्लानिंग। प्लानिंग की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में वो क्या थी, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। तो अगर हमें ये पता चल जाएगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट में आगे क्या हो सकता है, अगर हमें पता चल जाएगा कि क्या आगे होने वाला है, अगर हमें थोड़ी सी भी हिंट मिल गई उसके बारे में तो हम अपने आप को उस सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार रखेंगे, चाहे वो हमारे लिए अच्छी हो या बुरी हो। लास्ट पॉइंट है इन्हांस परफॉर्मेंस। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट कर ले हल्का बहुत भी तो हम ये सारे फीचर्स को ऑब्वियसली फॉलो कर लेंगे, और अगर हम इन सब फीचर्स को फॉलो कर लेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस तो इन्हांस हो ही जाएगी। अब इन इम्पोर्टेंस की जो मेमोरी टेक्निक है वो एक पोएम के तौर पे है तो उसको हम पढ़ते हैं। बिजनेस ने सुनहरा मौका देखा। सुनहरा मौका मतलब अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बिजनेस ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी को देखा जब उन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया और खतरे को हटाया और हेल्प आइडेंटिफाई द थ्रेट। उन्हें थ्रेट पता चल गए तो उन्होंने उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया, खतरे को हटाया, सामान मंगाया, मतलब जो यूजफुल रिसोर्सेज थे उनकी अवेलेबिलिटी कर ली अपने पास, सामान मंगाया। नेक्स्ट है समय को ढाला, मतलब समय को, टाइम को अपने अनुसार ढाल दिया जिससे कि अगर चेंजेस हुए भी एनवायरनमेंट में तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इतना इफेक्ट नहीं होगा। प्लान बनाया, मतलब असिस्टेंट प्लानिंग। लास्ट है प्रॉफिट बनाया, मतलब परफॉर्मेंस इन्हांस हुई तो अल्टीमेटली प्रॉफिट बनाया। इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है, बिजनेस ने सुनहरा मौका देखा, खतरे को हटाया, सामान मंगाया, समय को ढाला, प्लान बनाया, प्रॉफिट बनाया। ओके, तो इसकी इंपॉर्टेंस है आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, हेल्प आइडेंटिफाई द थ्रेट्स, टैपिंग ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज, कोप विद रैपिड चेंजेस, असिस्ट इन प्लानिंग एंड इनहांस परफॉर्मेंस। जिसकी मेमोरी टेक्निक थी बिजनेस ने सुनहरा मौका देखा, खतरे को हटाया, सामान मंगाया, समय को ढाला, प्लान बनाया और प्रॉफिट बनाया। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्टर्ब सी और इम्पोर्टेंट जिसकी ये मेमोरी टेक्निक थी। तो अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे आगे का चैप्टर। थैंक यू।